नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं डॉक्टर सुखीराम रावत जी से मिलने के लिए, जो कि एक लेखक हैं और इन्होंने पलवल के इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी है। सबसे पहले हम इनका परिचय इन्हीं से जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आपका परिचय सर सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर सुखीराम रावत है जी। मैं एमफिल संस्कृत और पीएचडी इंग्लिश है और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल एजुकेशन से। और मैंने इसी दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी 6 किताबें लिखी हैं। और मेरा यही हॉबी है, मेरा स्वाध्याय करना, भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना और लिटरेचर, हिस्ट्री, इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट है। सर, ये जो आपका प्रिंसिपल का जो सफ़र रहा है, टीचिंग का जो सफ़र रहा है, वहाँ से और ये लेखक का सफ़र, ये कैसे हुआ? मैडम, ऐसा है कि ये मेरा तो मतलब अध्ययन का ही काम है। टीचिंग भी एक तरह से अध्ययन ही है। टीचर, अध्यापक जो है पहले अध्ययन करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। तो मेरा अपना शौक है, इंटरेस्ट है कि भाई मैं स्वाध्याय करूं, अध्ययन करूं और उसके बाद अपना जो भी दृष्टिकोण बनेगा उसके हिसाब से मैं अपनी लेखन कार्य करूंगा। तो आप किस तरह की किताबों को लिखने में रुचि रखते हैं? मेरा साहित्य में इंटरेस्ट है। साहित्य चाहे वो संस्कृत का साहित्य है, हिंदी का है, चाहे इंग्लिश का है, और प्लस में हिस्ट्री का मेरा अधिक इंटरेस्ट है। तो अब तक जो आपने 6-7 किताबें लिखी हैं, तो वो ज्यादातर हिस्ट्री की किताबें हैं? हाँ, उसमें साहित्य की भी हैं। अच्छा। रावतों का इतिहास हमने लिखा है पहले, और अब ये इतिहास लिखा है पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांवों का इतिहास। वीर कान्हा पे हमने लिखा है, वो भी एक नाटक है पर हिस्ट्री की है। और इसके अलावा 2 हमने नॉवेल्स लिखे हैं इंग्लिश में। द आयरन विल ऑफ विश्वामित्र, वो चेन्नई से प्रकाशित हुआ है, और दूसरा नॉवल है हमारा इंग्लिश का, ये वो भी द सक्सेसर। तो इसके अलावा रामायण के राम और कई बहुत सारी पुस्तकें हमने लिखी। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, पलवल जिले के प्राचीन शहरों और गांव का इतिहास, ये किताब है जो इन्होंने लिखी है। सबसे पहले सर हम इसी किताब के बारे में बात कर लेते हैं। पलवल जिले के इतिहास को आपने कैसे सोचा कि इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए? हमारा ये इलाका बहुत ही हिस्टोरिकली एडवांस्ड है शुरू से ही। यहाँ पे भरतपुर रियासत रही, बल्लभगढ़ रियासत रही, और वीर कान्हा का जो है बलिदान रहा यहाँ पे, और सौंद के एक जो गंगा बख्श का योगदान रहा है हिस्ट्री में। लेकिन इतना योगदान इतिहास में होने के बावजूद भी कहीं किसी सिलेबस में या और किसी बुक्स में इनका एक पैरा तक भी जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए हमें ये लगा कि भाई हम जितना सहयोग दे सकते हैं इतिहास को, भारतीय इतिहास को, वो हम करें, अपने प्रयास से करें। तो ये पुस्तक हमने अपने ही प्रयासों से, रिटायरमेंट के बाद हमने, मेरा यही शौक है, मैं फंड भी अपनी पेंशन से करता हूँ ये सारा कुछ जो है, तो हमने अपने ही प्रयासों से ये फील्ड में गया हूँ। 6 साल इसमें मुझे लगे हैं। तो लोगों से मिला हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखे हैं, गजेटियर्स देखे हैं, बुक्स कंसल्ट करी हैं, और कहीं से भी मतलब हमें जहाँ से भी कोई मैटर मिला है, जैसे खुदाइयाँ हुई हैं, पुरातत्व विभाग की खुदाइयाँ यहाँ हुई हैं, कसेरवा खेड़ा में है, काची खेड़ा में है, और उधर हिसार में राखी गढ़ी है, सिनौली है बागवत में। तो ये इन खुदाइयों से भी हमने बहुत सारा कुछ मैटर लिया है, और फिर उसके बाद हमने इसमें दिया। तो कितना लंबा वक्त लगा इस किताब को लिखने में? इसमें मुझे 6 साल लगे हैं मैडम जी। और 6 साल में मैटर कलेक्ट करना, प्लस उसकी टाइपिंग करवाना और फिर छपवाना, और इस तरह से टोटल 6 साल मुझे इसमें लगे जी। तो ये 6 साल में आपने पलवल के इतिहास को लिखा है किताब में। तो सर, जैसे कि आप पलवल से लोकली हैं जी, तो आपको इस किताब में लिखते हुए, जिस वक्त आप रिसर्च कर रहे थे इस पलवल के इतिहास के बारे में, तो आपको खुद क्या सीखने के लिए मिला? इसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो लोगों को भ्रांतियां थी जिनके बारे में, जैसे कि पलवल के बारे में भ्रांति है आमतौर पे। इस किताब को लिखने से पहले ये भ्रांति थी लोगों में, और हो सकता है अब भी हो। ये भ्रांति थी कि भाई इसको पलम्बासुर ने बसाया था शुरू में, बिल्कुल। और ये महाभारत का एक पात्र है, प्रलंबासुर वहाँ नाम मिलता है, पर और प्रलंबासुर ने ही इसको बसाया था, ऐसा लोग मानते हैं, उनकी मान्यता है लोगों की। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये गलत है। इसको पलवल को असुर भूमि नहीं कह सकते। लोग कहते हैं कि भाई पलम्बासुर का नगर है तो ये असुर भूमि है, तो हमने इसका खंडन किया है।
खंडन किस बेस पे किया है कि एक पाणिनि हुए हैं ईसा से 500 साल पहले, उनकी अष्टाध्यायी है, बहुत बड़े प्रामाणिक ऋषि हुए हैं वो। उसने एक सूत्र दिया कि भाई बसाने वाले के नाम पे शहर का नामकरण होना चाहिए। तो जैसे आज के भी युग में हम देखें तो महाराज बल्लू का बसाया हुआ बल्लभगढ़, बाबा फरीद के नाम पे बसाया हुआ फरीदाबाद, और सवाई जयसिंह के नाम पे बसाया हुआ जयपुर, और महाराजा मधु के नाम पे बसाया हुआ मधुरा जो बिगड़ के मथुरा हो गया। वृंदावन, वृंदा तुलसी को कहते हैं, तो तुलसी के वन थे यहाँ, इसलिए वृंदावन उसका नाम पड़ गया। तो मतलब कोई कारण हो बसाने का तो उसके आधार पे उनका नामकरण होता है। पलम्बासुर के नाम पे यदि हम इसको कहेंगे तो पलम्बापुर या पलम्बागढ़ इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। उसका अपना एक गांव है पालम, गुड़गामा में, जहाँ हवाई अड्डा भी है। तो वहाँ पे एक बावड़ी हमें मिलती, बावड़ी में एक शिलालेख मिला है हमें, वहाँ उसको पलम्बासुर का बसाया हुआ बताते हैं पालम। इसका पलवल का नामकरण काशिका नाम के ग्रंथ में पलवल तीर मिलता है। काशिका 7वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है संस्कृत का, उसमें इसका नाम पलवल तीर नाम मिलता है, और तीर का मतलब वहाँ गांव बताया है। तो उसका अर्थ किया है पलवल तीर का कि भाई ऐसा तीर, ऐसा गांव जिसके 3 ओर पलवल हो। पलवल का मतलब तालाब, तो तालाबों का शहर इसको पलवल को कहा गया है। तो 3 ओर तालाब सर? हाँ, वो इस तरह से कि एक ओर जमुना थी, यहाँ से ये मानता है कि जमुना यहाँ से बह के जाती थी, जो उत्तरापथ है, यानी जिसको आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, पहले शेरशाह सूरी मार्ग था, और जीटी रोड भी हम कहते थे अंग्रेजों के टाइम में। तो एक टाइम में यहाँ कभी पहले यमुना बह के जाती थी, और 3 ओर तालाब थे, बीच में ऊंचाई थी, टीला था, और टीले पे आज भी पलवल जो है ना, ऊंचाई पे टीले पे वो बसा हुआ पुराना है। तो 3 ओर जिसके तालाब हों उसको पलवल तीर कहा गया, और इसीलिए काशिका में इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है। यदि हम और भी कोई उदाहरण इस तरह का दें, तीर वाला जिसके नाम के पीछे तीर लगा हुआ हो, तो वो एग्जाम्पल हमें दतीर का मिलता है। यहाँ दतीर एक गांव है, तो उसमें भी तीर लगा हुआ है, जो दहतीर से बिगड़ के दतीर बना है। तो वहाँ 3 जोहड़ हैं आज भी, 3 ओर दतीर गांव के, और दह को झील कहते हैं, जैसे काली दह जो मथुरा में आपको मिलेगा। तो इसी तरह से पलवल तीर नाम मिलता है। फिर तीर इसका हट गया, इसलिए हट गया क्योंकि तीर गांव को कहते हैं, तो ये गांव तो रहा नहीं, इसमें शहरी गतिविधियां होने लगी, तो तीर हट गया, पलवल रह गया। तो पे आधा लय वह पलवल हो गया, और फिर मुस्लिम काल में और बाद में ब्रिटिश काल में तो इसका लय पूरा हो गया, तो ये आज भी हम इसको पलवल कहते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को। अच्छा, ये तो हो गया सीखने वाली बात। ऐसी कोई कठिनाई जो आपको किताब लिखते टाइम हुई हो? हाँ, कठिनाई तो मैं फील्ड में गया हूँ, तो लोगों ने बहुत सम्मान दिया है, हमें सबने स्वागत किया है, पर कठिनाइयाँ ऐसे हुई हैं कि एक लेखक का सफर, जैसे कि लगता है कि वो सिर्फ अपने पेन से लिखते हैं, हाँ। तो एक लेखक का सफर, एक किताब लिखते वक्त कैसा होता है, तो वो आपकी जुबानी। हाँ, तो हमने देखो, मैं तो 70 प्लस की उम्र है मेरी, तो मुझे ये जो नई टेक्नोलॉजी है आपके फ़ोन की और जो सॉफ्टवेयर की, ये मुझे नहीं आती। मैंने तो जो मैटर कलेक्ट किया है फील्ड से, उसको मैंने अपने यहाँ टेबल पे हाथ से लिखा है पहले, और उसमें संशोधन भी हुए। ये नहीं कि एक बार लिख लिया और वो फाइनल हो गया, उसमें टाइप करवाया है, लोगों को दिखाया है वो टाइप्ड मैटर। तो दिखाने के बाद कहीं कोई सुझाव आया है तो मैंने वो संशोधन उसमें किया है, कई बार टाइप करवाया है, और फिर छपने से पहले भी एक बार लोगों को पढ़वाया है, और पढ़वाने के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग करवाई है, खुद भी करी है, प्लस और से भी करवाई है, मेरे अपने बच्चों से भी मैंने प्रूफ रीडिंग करवाई है, तो उसके बाद ये छपा है। तो इस तरह से इसमें कठिनाइयाँ भी आई हैं, प्लस लोगों की हमने कई भ्रांतियाँ भी इसमें निकाली हैं। जैसे पलवल के बारे में हमने अभी बताया, इसी तरह से बितरौल की भी एक भ्रांति थी, आशामाई इनकी देवी है, उसके ऊपर कोई उसको आशामाई को कहता है भाई ये बसाने वाले मित्रों की दादी है, कोई कहता है बसाने वाले मित्रों की ये माँ है। तो वो हमने उधर जाके राजस्थान में, ये देवी है, किसी की माँ या दादी नहीं है। इसी तरह से बंचारी
की भी एक जो है ग्रोथ था उनका जी। कि सौरतों का बड़ा गांव जो जनाचौली गांव माना जाता है, जी। लेकिन जनाचौली गांव इनका बड़ा गांव नहीं है। हम जब जगहों से फालन गए थे, बंचारी से भी एक आदमी हमने लिया था, अपने वाहन से वहाँ गए, तो वहाँ हमें जगह की पोथी में ये मिला कि भाई इनका जो ओरिजिन है ये जरतौली से आए हैं, और ये अब तो सौरों की वजह से जो सौरौत कहलाते हैं, लेकिन सौरौतों से पहले इनका नाम सोलंकी भी है और चालुक्य भी है, इनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जरतौली से होडल आए हैं, तो होडल से ही सौंद बंचारी और फिर बंचारी से जनाचौली गए हैं, खताना वगैरह। तो इस तरह से इनका बड़ा गांव होडल है। होडल की 24 कहते हैं, होडल की सौरोत्पाल कहते हैं, जनाचौली की 24 पाल नहीं कहते। तो इस तरह से हमने लोगों की भ्रांतियां भी दूर की है। जी। अच्छा सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इसमें कई सारी नंबरिंग है, जी। आपने कितने गांव का इतिहास इसमें लिखा है? इसमें 3 प्राचीन शहर हैं और 24 गांव हैं प्राचीन, लेकिन इनमें कुछ गांव ऐसे भी हैं कि जो पहले शहर थे और वो परिस्थितिवश गांव बन गए। उदाहरणतया एक अंधोप गांव है हथीन तहसील में, इसमें आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके नाम पे बाजार लगता है। जैसे कुआं है, वहाँ आज भी वो कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, पत्थरों से बना हुआ है, उसको बाजार वाला कुआं कहते हैं। इसी तरह से एक रास्ता है, उसको बाजार वाला रास्ता कहते हैं। एक और भी जगह है, उसको कटरा वर कहते हैं। कटरा जो दिल्ली में बहुत सारे कटरा हैं, मथुरा में बहुत सारे कटरा हैं, कटरा केशवदास, इस तरह के। कटरा का मतलब बाजार होता है। तो अंधोप में एक कटरा वर जगह है, तो ये कई चीज़ें बताती हैं कि भाई ये अंधोप कभी शहर था। इसी तरह से आपका पृथला कभी शहर था, बडराम कभी शहर था, और गुरवाड़ी, इसमें गुड़ की मंडी लगती थी, ये शहर थे। तो कई गांव ऐसे हैं कि जो पहले शहर थे अब परिस्थितिवश गांव बन गए हैं। लेकिन 3 जो प्राचीन शहर हैं वो आज भी शहर हैं, पहले भी शहर थे। पलवल प्राचीन शहर है, वैदिक कालीन गांव था, पहले शहर हुआ। इसके अलावा होडल भी प्राचीन शहर है, हथीन भी प्राचीन शहर है। तो ये 3 इसमें शहर प्लस 24 इसमें प्राचीन गांव हैं। जो प्राचीन से मतलब है कि कोई महाभारत कालीन है, कोई सिंधु घाटी के समय का है, कोई और ईसा के आसपास की डेट्स का है। तो इस तरह से मतलब गुप्तों से पहले जो बसे हुए लोग ये गांव हैं। तो इस तरह से ये प्राचीन हमने 24 गांव लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पलवल में केवल 24 ही प्राचीन, पलवल में और भी प्राचीन हो सकते हैं, लेकिन हमें जो रिकॉर्ड मिला है ऑथेंटिक प्रामाणिक जो चीज़ें हमें मिली हैं केवल इन 24 की ही मिली हैं। इसके अलावा कभी औरों का भी हमें कोई प्राचीन फैक्ट मिलेगा, कोई तथ्य हमें मिलेगा, तो हम वो भी अगले संस्करण में, यदि छपी तो अगले संस्करण में हम देंगे। बहुत सुंदर सर, आपके जवाबों से लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से पलवल को खंगाला है, इतिहास को खंगाला है। तो इसी बात पे सर आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? आपने जो किताब पलवल की इतिहास के ऊपर लिखी है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी कि हर एक व्यक्ति को इतिहास बोध बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट भी ये कहती है कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। यानी कि हमारा ये जो स्थानीय इतिहास है पलवल का, ये इस मायने में स्थानीय नहीं है कि इस पे टाइटल पलवल का प्राचीन इतिहास है। इस मायने में स्थानीय है कि स्थानीय चीज़ की भी अपनी एक वैल्यू होती है, इम्पोर्टेंस होती है, और वो वैल्यू को दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट्स या कोई राज्य या देश या विश्व में फॉलो किया जा सकता है। पलवल बहुत बड़ा योगदान देने वाला स्थान है, पलवल जिला। तो इसका जो योगदान इतिहास में रहा है, चाहे वो बल्लभगढ़ रियासत है, चाहे इधर एरिया में जो बहीन के कान्हा रावत हैं, गंगा बख्श हैं, और मडकोला के जो नथुआ डागर हैं, ये बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस पलवल का नाम रोशन किया है इतिहास में। तो वो जो गुण हैं उनके, शूरवीरता, बहादुरी, और जो है ईमानदारी, सत्य, स्पष्ट वक्ता, ये सारी चीज़ें जो पलवल की हैं वो उनसे दूसरे लोग भी सीख ले सकते हैं। इतिहास में जो जैसा है उसको वैसा ही बताना लेखक का
फर्ज बनता है। तो हमने इतिहास में, पलवल के इतिहास में जो महापुरुष हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, उनको एज इट इज हमने इसमें लिखने की कोशिश करी है। तो इस तरह से ये स्थानीय बेशक है, लोकल बेशक है, हम लोकल के लिए, लोकल इतिहास के लिए वोकल हैं, पर ये लोकल जो हिस्ट्री है ये ग्लोबली है। जो इसकी जो कॉन्सेप्ट है इतिहास की, वो एक वर्ल्ड वाइड है कि भाई किस तरह से लोगों को समस्याएं हुई, किसानों की समस्याएं हमने इसमें उठाई हैं। जैसे वीर गोखला ने किसानों की बात करी है, भाई वीर कान्हा ने जो है जजिया टैक्स की खिलाफत करी है, और बल्लभगढ़ का जो रियासत है इसने भी जो मुगलों के खिलाफ करी है। भरतपुर का जो राज्य था इसने भी जो विदेशी शासक थे उनकी खिलाफत करी है। तो इस तरह से हमने एक कॉन्सेप्ट जो हिस्ट्री की है वर्ल्ड वाइड की, वो हमने इसमें देने की कोशिश करी। बेशक टाइटल इसका लोकल है, लेकिन ये लोकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं है, थीम इसका वर्ल्ड वाइड है। जी, तो आपकी कितनी पुस्तक लोगों ने पसंद की है? मेरी 6 किताबें हैं मैडम। तो उनमें रावतों का इतिहास बहुत प्रचलित हुई है, और एक इतिहास है माइथो जो वीर कान्हा का, वो लोगों ने बहुत किया है पसंद। हमारे नॉवेल्स भी हैं कुछ जो है, जैसे आयरन वेल ऑफ विश्वामित्र, ये माइथोलॉजिकल नॉवल है। द सक्सेसर भी एक नॉवल है इंग्लिश में। तो ये हमारा 2 बार प्रकाशित हो चुका है आयरन वेल ऑफ विश्वामित्र। एक बार दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, दूसरी बार चेन्नई से प्रकाशित हुआ है, और ये तो विदेशों तक पहुंच चुका है। और रावतों का इतिहास भी पूरे इंडिया में जा चुका है, बहुत सारी लाइब्रेरीज में। जो पलवल के इतिहास की जो किताब है वो कितनी पसंद की जा रही है पलवल में? इसमें देखो, ये तो लोगों पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो मुझे कमेंट्स मिले हैं लोगों के जिन्होंने ये पढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये अद्भुत कार्य है और यूनिक है अपने आप में। इस तरह का पहले कोई इतिहास यहाँ नहीं लिखा गया। इसमें कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने खुद पढ़ी हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये पहली बार मैं खुद समझ पा रही हूँ जी। इस तरह से नहीं लिखा गया। लोगों की कमेंट्स ये हैं कि अब तक तो लोग ये मानते थे कि भाई ये तो असुर भूमि है, पलम्बासुर की भूमि है, पलम्बासुर ने इस शहर को बसाया है। तो उसका हमने बिल्कुल खंडन किया है। ये एक देव भूमि है, असुर भूमि नहीं है। और यहाँ पर पलवल थे, ये तालाब थे, तालाबों की भूमि है ये जो। तो तालाब का मतलब है ये एग्रीकल्चरल लैंड है। आज भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, और ग्रामीण तबके का वो जो है। तो आज भी मतलब जो है हमें तालाबों की, यदि हम कोशिश करें पलवल में तालाबों को जो जागरण उनका करें, जो स्थापन हम उनका करें, तो पलवलों से मतलब तालाबों से एक तो लेवल ऑफ वाटर जो है, ज़मीन का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और जो पानी की समस्या आजकल हम झेल रहे हैं वो भी नहीं रहेगी। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ पलवल के लोग आपकी किताब को और भी ज़्यादा पसंद करें।